गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के जो है भूगोल के पुस्तक से जो दूसरी चैप्टर है कृषि, उसका वीडियो लेके आ रहा हूं। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है बना दिया हूं। इसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से कृषि के बारे में, कृषि के महत्वों के बारे में, कृषि के जो भी भूमि उपयोग है उसके बारे में, कृषि के प्रकार के बारे में, किस तरह से कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद जो है कैसे शस्य गहनता निकाली जाती है कृषि, उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही फसल के प्रकार जो है, चाहे रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, और सभी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे चावल के लिए उपयुक्त मौसम, उसके बाद गेहूं के लिए उपयुक्त मौसम, भारत में उसकी क्या प्रतिशतता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को हमने 2 वीडियो में जो है ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर उसको जाके देख लीजिएगा। जैसे चाय है, अलसी है, तीसी है, सरसों है, इन सभी गन्ना है, ये कहाँ ज़्यादा उपजते हैं, कितनी तापमान होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत इसमें वार्षिक होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है इससे आगे हम जो है जैसे कॉफ़ी है, बागवानी फसलें हैं, इस सब के बारे में हम रेशेदार फसल, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, प्रौद्योगिकी का सुधार भी हो चुका है। उसके बाद हम अब आज देखेंगे कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। चैप्टर का नाम ही है कृषि। आप जब 10वीं के भूगोल NCERT का भूगोल आप जब देखेंगे तो उसमें आपको दूसरा चैप्टर जो है वो आपको कृषि को देखने को मिलेगा। तो उसी में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन में क्या योगदान है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहता भारत जो है कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति ही काम करता है। 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की है, किंतु स्वतंत्रता के बाद से आज तक जो सकल घरेलू उत्पाद जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान लगातार जो है घट रहा है, जो एक चिंता का विषय है। किंतु कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देगा, बहुत ही दुखद चीज़ है। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। कृषि के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने इसके विकास एवं वृद्धि के लिए इसके आधुनिकीकरण का भी प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सीय सेवाएं देना तथा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना करना, बागवानी विकास करना, मौसम विज्ञान एवं मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी है। कहने का मतलब है कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत जो है कदम उठाती है, जिसमें सरकार के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करना, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना, पशु चिकित्सा सेवा तथा प्रजनन केंद्र की स्थापना करना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, कृषि 3.6, ये आपको 1980 से 1991 के बीच और 1992 से 2001 के बीच 3.3, उद्योग 7.1 और अब जो है 1992 से 2000 6.5, सेवाएं 6.7 से ले हो गई है 8.2। हम लोग देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में
पर्याप्त रोजगार नहीं हो पाए। कृषि में विकास दर कम हो रही है और यह स्थिति चिंताजनक होते जा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण से भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। इसने भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ भी ढीली हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण कौन से हैं। तो उत्पादकता के मुख्य कारण में हम लोग देखते हैं कि पहला है जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता भूमि कृषि क्षेत्र, खेतों का आकार छोटा होना, भू स्वामित्व प्रणाली अपनाना, सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं होना, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता होना, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होना, कम पूंजी निवेश होना, आधुनिक कृषि तकनीक HYV सीड्स, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिकीकरण यंत्र का उपयोग सीमित होना। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कृषि शोध एवं प्रचार एवं प्रसार तंत्रों का अच्छी स्थिति में न होना, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, सालों भर काम का अभाव रहना, कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव होना। उसके बाद हम लोग देखेंगे खाद्य सुरक्षा। रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के साथ साथ पोषण प्राप्त करना यह सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहां निर्धनता अधिक व्याप्त है वहां भूखमरी की समस्या है। इसके निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। इसके मुख्यतः 2 अंग है। पहला अंग है बफर स्टॉक एवं दूसरा है जन वितरण प्रणाली PDS, जिसे बोला जाता है PDS, ठीक है। जिसे अगर वैसे कहा जाए तो PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जन वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीणों के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो गया है। बफर स्टॉक बनाने में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। कहने का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP भी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम लोग BPL कहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे। एक है गरीबी रेखा से ऊपर, APL, एबव पॉवर्टी लाइन। इन वर्गों में आने वाले लोगों के चीज़ों की कीमतों में भिन्नता, यह वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें अनेक हकदार गरीब लोग BPL वर्ग में शामिल नहीं हो पाए हैं। साथ ही बहुत से लोग जो APL के वर्ग के एकदम अंतिम छोर पर है, एक फसल बर्बाद होने पर BPL की श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु उनकी गिनती BPL श्रेणी में नहीं हो सकती। इसलिए प्रशासकीय दृष्टि से एकदम सही वर्गीकरण करने में कई व्यावसायिक कठिनाइयां भी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे
खाद्यान्न का उत्पादन में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि खाद्यान्न उत्पादन जो है, यह डाटा आपको भारत सरकार ने 2008 में प्रकाशन किया था। इसको देख लीजिएगा कि कौन चीज़ का खाद्यान्न मिलियन टन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कृषि के क्षेत्र में मौलिक संरचना जैसे बिजली, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें आदि में आवश्यक सुधार जितनी जल्दी किया जाए कृषि के विकास के लिए यह उतनी ही आवश्यक है। गेहूं चावल की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हो। यानी कि सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना एकदम अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर भारत की जिस तरह से जनसंख्या जो है बढ़ रही है, उस तरह से खाद्य सुरक्षा की भी बहुत जल्दी ज़रूरत होने वाली है। तो कह रहे हैं कि सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। फल, सब्जी, तिलहन, औद्योगिक फसलों आदि की खेती में लगी हुई भूमि में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न एवं दालों के अंतर्गत लगी हुई भूमि निरंतर जो है घट रही है। इसीलिए जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गैर कृषि के जो कार्यों के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत जो बढ़ रहा है, हरित क्रांति में लगाए गए उद्योग प्रौद्योगिक जो कीटनाशी, पीड़कनाशी एवं रासायनिक उर्वरक के कारण जो मिट्टियों का निम्नीकरण एक भारी समस्या हो चुकी है। इसलिए सिंचाई या असक्षम जल प्रबंधन को जल क्रांतता यानी वाटर लॉगिंग, लवणता, सैलिनिटी की समस्या पैदा हो गई है। किसानों को मुफ्त मिलने वाली बिजली के कारण भूमिगत जो जल के सिंचाई के साधनों द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया जाने लगा है। फलतः भूमिगत जल के भंडारण में भी अब बहुत सारे नलकूप जो है क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। इसलिए आज बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे सीमांत किसान हैं वह खेती करने छोड़ने पे मजबूर हो गया है। जो अब छोटे छोटे किसान हैं वह खेती छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। हालांकि जो बड़े किसान हैं जिनके पास नलकूप है वह उससे क्या है, उन्हें जल की सुविधा है। इसी तरह एक अपर्याप्त भंडारण की सुविधा एवं बाजार के पर्याप्त अभाव के कारण किसानों का उत्पादन भी प्रभावित होता है। किसानों को इस तरह दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ उन्हें जब रोपण की समय आता है तो उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, पर्याप्त पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मशीनरी नहीं होते हैं, और जब उत्पादन होता है तो उन्हें बाजार की क्या होती है, कमी होती है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। एक परिभाषिक शब्द है, एक है वर्धन काल। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय को हम लोग वर्धन काल कहते हैं। हरित क्रांति हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास, इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई है, उसे ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। रोपण कृषि क्या है, जब बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्मों के पौधे का रोपण किया जाता है, उसे ही रोपण कृषि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विकास भारतीय कृषि में छोटे एवं सीमांत किसानों के विकास में बहुत सहायक हो चुका है। जो पशुपालन है और दुग्ध विकास जो है भारतीय कृषि में, और जो छोटे एवं सीमांत किसान है उसको बहुत सहायक होता है। इसके द्वारा इसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता रहा है तथा इसके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है, जहां विश्व का 57% भैंस तथा विश्व का 14% गाय 2003 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या रहती है। यानी कि
विश्व में जितना भैंस है उसका 57% भारत में, और 14% जो गाय है वो भारत में रहता है। एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दूध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि लाई गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान में रख लेना है। सहकारी तंत्रों को विकसित कर इस क्षेत्र में उजाला क्रांति को अंजाम दिया गया। एक और क्रांति आई थी उजाला क्रांति या दुग्ध क्रांति, किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से, या उजाला क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, इसको ध्यान में रखना है। और ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। इसी तरह बिहार में सुधा दुग्ध सहकारी समिति इस क्षेत्र में किसानों के लिए अभी कार्यरत है। बात करेंगे हम लोग बागवानी कृषि का भी विकल्प अब भारतीय कृषि के क्षितिज पर चमक रहा है। स्वयं सहायता समूह स्वयंसेवी संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे सब्जियों, फलों, फूलों, औषधियों, जड़ी बूटियों आदि को कृषि जोर पकड़ते जा रही है। चलिए, जो बच्चे अभी तीनों जो है वीडियो देखे होंगे, पार्ट 1, 2 और ये वीडियो तीनों, तो उन बच्चों से आग्रह है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बारी बारी से देखेंगे, आप लोग जो है कमेंट करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेके आएंगे तीसरा चैप्टर का वीडियो, तो बने रहे हमारे चैनल पे।